सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब के जीवन की एक मार्मिक घटना जो बाबा साहब स्वयं जिक्र करते हैं। 6 नवंबर 1937 का बाबा साहब का स्पीच है और आखिर वो किस परिप्रेक्ष्य में, किस अवसर पर, किस बात को याद करते हुए अपने जीवन की मार्मिक घटना को याद दिलाते हैं। सामान्य साथियों, यदि उस मार्मिक घटना का जिक्र आपके सामने हो रहा है और आप उसको संवेदनाओं के साथ अगर सुन रहे हैं तो आपकी आंखों में आंसू आना तय है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर वाच कीजिएगा और बाबा साहब की उस मार्मिक घटना, बचपन की घटना को जरूर आप सुनिएगा। हो सकता है आपने इससे पहले ही सुना हो, लेकिन बाबा साहब के ही शब्दों में, बाबा साहब के हूबहू शब्दों में ये घटना आज हम पहली बार आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, और जिसमें बाबा साहब का 6 नवंबर 1937 का स्पीच हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आवाज का ऑफिशियल पर नियमित हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आते हैं और बाबा साहब के स्पीचेज, बाबा साहब के वक्तव्य, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, इस समय हम खंड 39 लेकर आए हैं। इसी तरह से अन्य खंडों को भी लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुशनसीब हैं कि वर्तमान में हमारे पास भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय का खंड 1 से लेकर 40 तक हमारे बीच मौजूद है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम प्रसारित कर रहे हैं स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो विषय है वो हम आपको बता दें। विषय है कानून ऐसे बनवा लें कि बहुजन समाज के साथ अन्याय ना हो। आप बाबा साहब की चिंता देखिए, इस विषय में झलकती है। बाबा साहब की कार्ययोजना थी, बाबा साहब की पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी की कार्ययोजना थी कि ऐसे कानून बने जिससे बहुजन समाज के साथ अन्याय ना हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 45 से लेकर पेज नंबर 49 तक का बाबा साहब का स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 6 नवंबर 1937 को दिन मशहूर जिला सातारा में सातारा जिला महापरिषद का अधिवेशन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्वागत के लिए हजारों पुरुषों महिलाओं का जन समुदाय इकट्ठा हुआ था। परिषद शुरू होने से पहले मोटर से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 2 मील तक ही शोभा यात्रा हुई। 5 गढ़ी, दहीगांव और अन्य जगहों के समता सैनिक दलों ने जुलूस में बेहतरीन अनुशासन रखा था। डॉक्टर साहब के नाम की जयकार से पूरा वातावरण गूंज रहा था। इस प्रेस वर्ग के समाज बांधवों को ये अपूर्व और उत्साही वातावरण देखकर जरूर अचरज महसूस हुआ होगा। जुलूस में अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ स्वागताध्यक्ष मिस्टर KS सावंत MLA गाड़ी में बैठे थे। उनके बाद वाली गाड़ी में विधायक श्री राजा राम भाऊ भोले, एडवोकेट विनायक राव गडकरी, अण्णा साहब पोतनीस आदि नेता बैठे थे। शाम 3 बजे के आसपास ये जुलूस खास परिषद के लिए बनाए गए भव्य सामियाने में आए। डॉक्टर बाबा साहब के दर्शन पाने के लिए लोगों के झुंड मंडप के प्रवेश द्वार की ओर आ रहे थे, इसलिए कुछ समय तक सामियाने के अंदर व्यवस्था बनाए रखने में थोड़ी कठिनाई हुई। समता सैनिक दल की बेहतरीन व्यवस्था के कारण परिषद में पूरे समय बढ़िया व्यवस्था कायम रही। स्वागत गीत के बाद परिपाटी के अनुसार डॉक्टर बाबा साहब को अध्यक्ष स्थान के लिए चुना गया। उस वक्त तालियों और जयकार की प्रचंड ध्वनि हुई। उसके बाद स्वागताध्यक्ष मिस्टर खंडेराव एस सावंत का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का परिचय देते हुए कहा कि कई हुए हैं, कई होंगे, लेकिन इनके जैसा कोई नहीं। बहुत सुंदर कोटेशन के साथ बाबा साहब का स्वागत किया गया। डॉक्टर बाबा साहब के बारे में उनका वर्णन अतियुक्त नहीं थी। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, मशहूर गांव का नाम सुनते ही मुझे बचपन की अस्पृश्यता से संबंधित झेलनी पड़ी सभी कड़वी यादें याद आती हैं।
आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब इस घटना को बाबा साहब कहते हैं कि हम जिक्र करते हैं। इस गांव में आज मैं 35 वर्षों के बाद आया हूं। इस ओर गोरे गांव में जब तालाब बनाया गया था तब उस काम पर मेरे पिताजी कैशियर के पद पर काम कर रहे थे। मैं, मेरे 2 भाई और मेरी बहन का बेटा, हम 4 लोग पढ़ाई के सिलसिले में सातारा में रह रहे थे। तब मेरी माँ गुजर गई थी। हम सबका पिताजी के एक परिचित जो हमारे पड़ोस में रहते थे ध्यान रखा करते थे। गर्मी की छुट्टियों में पिताजी ने हमें गोरेगांव बुलाया। हमारे आने की खबर देने वाला खत पहले हमने एक हमाल के हाथों भेजा था। रेल से वहां पहुंचने में हमें बड़ा मजा आया, क्योंकि उससे पहले इंजन के सहारे ये गाड़ी कैसे चलती है ये हमने कभी नहीं देखा था। सो हमने बड़ी आतुरता से यात्रा की। यात्रा के लिए नए कपड़े, जर वाली टोपियां आदि खरीद कर हम सातारा से पाडली स्टेशन पर गाड़ी में बैठ गए। वहां से मसूर तक यात्रा बड़े मजे से बीती। मसूर पहुंचे तो ये देखकर अचरज हुआ कि कोई हमें लेने नहीं आया था। दोपहर 4 बजे से रात 7 बजे तक हम मसूर स्टेशन पर बैठे रहे। हमें इस प्रकार बैठा देखकर स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछताछ की। हमने अपनी जाति बताई तो ये जैसे बिदक गए। आखिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने गोरेगांव पहुंचने के लिए हमारे लिए गाड़ी का प्रबंध करवा दिया, लेकिन गाड़ी वाहन को हमारी जाति बताते हुए वे भी बिदक गया। महारों के बच्चे हैं सोचकर हुए हमें ले जाने के लिए आनाकानी करने लगा। आखिर हमारे भाई ने एक रास्ता निकाला, हम गाड़ी खुद चलाएंगे और गाड़ी वाहन साथ चलेगा। साथ ही गाड़ी वाहन को तय किराए से 1 रुपया अतिरिक्त देंगे। इस प्रकार बातें तय होने के बाद गाड़ी वाहन ने गाड़ी में बैल जोड़े और हम गाड़ी चलाने लगे। आगे मसूर गांव के नाले के पास गाड़ी रोकी। हमें बहुत प्यास लगी थी। कहाँ का पानी पिए, ये जब हमने गाड़ी वाले से पूछा तो उसने गोबर से भरे एक गड्ढे की ओर इशारा किया। वहां का दुर्गंध युक्त पानी पीना असंभव था। हमें प्यास बहुत लगी थी, लेकिन गंदे पानी के कारण हमें प्यासा ही रहना पड़ा था। हम आगे बढ़े। सम्मानित साथियों, बाबा साहब के साथ ये हो रहा घटनाक्रम आप अपने आप से जोड़कर देखें। क्या इस तरह का संघर्ष आपको करना पड़ा है अपने जीवन में? यदि नहीं तो इसमें बड़ा योगदान किसका है? बाबा साहब का। निश्चित रूप से ऐसा ही आप भी बोलेंगे और यही सत्य है। और यही कारण है कि जब मान, स्वाभिमान, सम्मान की जिंदगी बाबा साहब ने हमें दी है तो हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम उनके द्वारा छोड़े गए अधूरे मिशन, बाबा साहब के जाने के बाद कुछ ऐसी चीजें जो भारत के अंदर होनी चाहिए थी, बाबा साहब चाहते थे, जैसे भारत को बौद्ध में बनाना, भारत में बौद्ध शासन सत्ता स्थापित करना, और भी बड़ी कार्य योजनाएं बाबा साहब की थी। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के विषय में आपने देखा किस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि बहुजन समाज पर अत्याचार ना हो। ये हमारी कार्य योजना भी होनी चाहिए। हम बाबा साहब के इसी अधूरे मिशन को पूरा करें कि वर्तमान में भी बहुजन समाज पर अत्याचार आए दिन होता रहता है, शोषण होता है। आखिर कब थमेगा बहुजन समाज पर शोषण, अत्याचार? और ये कौन करेगा? ये भी तो अधूरी इच्छा है बाबा साहब की। तो इसे पूरा करने के लिए हमें निश्चित रूप से अपना योगदान देना चाहिए। बाबा साहब आगे कहते हैं कि रात हो चुकी थी, प्यास और भूख से हम परेशान थे। इस पड़ोसियों के नालों पर पानी पीना या पानी मांगना हमारे लिए मना था। मध्य रात्रि के आसपास हम टोल नाके पर पहुंचे। वहां भी महार जाति के हैं, इसलिए पानी नहीं मिला। आखिर ऐसी ही तड़पती हालत में हम गोरेगांव पहुंचे। गर्मी का सीजन था सम्मानित साथियों। गर्मी के सीजन में पूरा दिन पूरा रात प्यासे प्यासे ही क्या स्थिति रही होगी बाबा साहब की। हम स्वयं से जोड़कर अंदाजा लगाएं इस बात का। निश्चित रूप से जो भी सम्मानित साथी इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को सुन रहे होंगे, आंखों में आंसू लेकर आइए आगे हम देखते हैं बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं। पिताजी ने हमसे पूछा कि इस तरह बिना पूछे क्यों आए। उसे पता चलता है कि हमारा भेजा खत उन तक पहुंचा ही नहीं। हमारी हालत देखकर उनका दिल हलक में आ गया। इस यात्रा से हमें जीवन में पहली बार पता चला कि हम अस्पृश्य हैं।
हमें कम निम्न माना जाता है, हमारे पनघट गलिच्छ जगहों पर होते हैं। इस प्रश लोग हमसे छुआछूत मानते हैं। मेरे बालक मन पर इस घटना ने गहरा असर डाला। आज हजारों लोगों के सामने ये घटना बतानी पड़ेगी, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, आज हम सब यहाँ स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करने आए हैं। हमारी पार्टी के कार्यक्रम की जानकारी आप सभी को है। हिंदुस्तान पर लदे हुए नए सुधारों में बहुत खामियां हैं, इसलिए एक जिम्मेदार स्वराज देने में वह असमर्थ है। प्रांतीय प्रशासन की कई घटनाएं, खासकर सेकेंड चैम्बर की घटना, हमारी पार्टी को आपत्तिजनक लगती है। हालांकि नए सुधारों पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि जिम्मेदार स्वराज का स्वरूप निष्प्रभावी करने वाले जो विशेष और अनियंत्रित अधिकार गवर्नर को मिले हैं, उनका इस्तेमाल इस दरमियान न किया जाए, इस बारे में स्वतंत्र लेबर पार्टी जागरूक रहेगी। इसी प्रकार हमारे पक्ष का संकल्प है कि अस्पृश्य बंधु, मजदूर और किसानों के बीच रिश्ते कैसे ठीक किए जा सकते हैं, इस बारे में सोचते हुए मेहनतकश लोगों के लिए विधायक कार्य किए जाएं। आप जानते हैं कि मिलों में काम करने वाले मजदूरों के बीच स्पृश्य और अस्पृश्य का स्पष्ट भेदभाव है। स्पृश्य मजदूर को कपड़ा विभाग में काम मिलता है और वह जाबर का पद पाने तक उन्नति कर सकता है, लेकिन भले लायक हो। लेकिन अस्पृश्य मजदूर को कपड़ा विभाग में काम नहीं मिलता, वह तेल वाले काम तक ही सीमित रहता है। मजदूरों की हालत कष्टों से भरी और बुरे हाल है। स्पृश्य मजदूरों की दरिद्रता मालिकों के कारण बनी है, लेकिन अस्पृश्य मजदूरों की दरिद्रता के लिए मालिक के साथ साथ उनकी अस्पृश्यता भी जिम्मेदार है। दुख की बात यह है कि कांग्रेस और गैर कांग्रेसी नेता इस बात को जानबूझकर नजरअंदाज करते आए हैं। स्वतंत्र लेबर पार्टी के खिलाफ वातावरण बनाने की कोशिश के पीछे जो कई कारण हैं, उनमें से ये भी एक कारण है। कांग्रेस या अन्य पार्टियों के मजदूर नेता आज इस बात की कोशिश नहीं कर पाते कि जाति या वर्ग भेद के कारण उनकी काबिलियत पर कोई आंच आए, उनकी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध ना हो। क्योंकि कांग्रेस के नेता आज पूंजीपतियों के चंगुल में फंसे होने के कारण उनसे गरीब किसानों और मजदूरों का भला नहीं हो सकता। कांग्रेस घोषणा करती है कि वह पूंजीपतियों का कल्याण करेगी और गरीबों का भी कल्याण करेगी। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ऐसी हालत में मेहनत करने वाले लोग कांग्रेस के भरोसे नहीं रह सकते। कांग्रेस के पंचप्राण महात्मा गांधी के मन में क्या है, ये मैं जानता हूँ। जितना उनके मंसूबों के बारे में मैं जानता हूं, उतना आप नहीं जानते। मेरा और उनका जितना परिचय है, उसके आधार पर कहता हूं कि महात्मा जी आपका कल्याण नहीं कर सकते। इस बारे में उनकी और हमारी राहें बिल्कुल अलग हैं। जिसे रोटी चाहिए उसे मंदिर देकर क्या फायदा। पिछली गोलमेज परिषद में अस्पृश्यों को लेकर बड़ा मसला हुआ था। ब्यूरोक्रेसी से सत्ता लेकर उसे बहुजन समाज को सौंपते हुए उसका कुछ हिस्सा अस्पृश्यों को दें, ऐसा सभी का कहना था। लेकिन तब ये महात्मा अस्पृश्यों के हकों के खिलाफ गए। हालांकि मुसलमान, ईसाई आदि अल्पसंख्यकों को वह सत्ता का कुछ हिस्सा देने के लिए तैयार थे। ऐसे कठिन हालात में हिंदुओं के इस महान नेता के साथ अपने अलग हकों के लिए हमें लड़ना पड़ा। अस्पृश्यों के कल्याणकर्ता कहलाने वाले हिंदुस्तान के इस महात्मा को हमारे खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। ये अगर हमारे असली कल्याणकर्ता होते तो उनसे विवाद करने में मुझे अपनी शक्ति नहीं खर्च करनी पड़ती। स्वराज के लिए महात्मा गांधी जी को तुरंत 1 करोड़ रुपए देने वाले स्पृश्य लोग अस्पृश्यता निवारण के लिए 5-6 लाख का चंदा क्यों नहीं दे सकते। इसी बात से पता चलता है कि स्पृश्य समाज को अस्पृश्यता नष्ट करने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। जबरदस्ती का ओढ़ा ये गांधी जी का आंदोलन हमारी उन्नति कैसे हासिल करेगा। आपकी अस्पृश्यता, आप पर होने वाले जोर जुल्म, आपके होने वाले सामाजिक कष्ट, आपकी मानहानि, दरिद्रता, ये लोग कैसे नष्ट करने वाले हैं। सच पूछो तो इस प्रकार से हिंदू दिखाव काम करने में बड़े माहिर हैं। ये बड़ी शिद्दत से अंदर ही अंदर आपके जीवन में कांटे बोने की कोशिशों में लगे रहते हैं। अमीर, साहूकार, जमींदार, पूंजीपति आपका आर्थिक जीवन कष्टमय बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस सीना ठोक कर अपने को स्पृश्यों, गरीबों, दीनहीन, पीड़ितों की कल्याणकारी बता रही है। इन सभी बातों पर गौर करने के बाद लगता है कि अगर कांग्रेस हमारा कल्याण करने वाली संस्था होती तो मैं बड़ी खुशी के साथ उसमें शामिल होता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस हमारे समाज का, मजदूरों का या किसानों और गरीबों का कल्याण करेगी। इसीलिए मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है।
अंग्रेज हो सकता है इस देश से चले जाएं, लेकिन गरीब जनता को ठग कर उसका खून चूसने वाला धनवान पूंजीपतियों का जो वर्ग है वो कभी नहीं जाएगा। वो कांग्रेस में शामिल हो गया है। कांग्रेस में शामिल होने से उसकी खून चूसने वाली मानसिकता बदलने वाली नहीं है। अंट संट ब्याज लेने की उनकी पैसाचिक वासना नष्ट नहीं होने वाली। गरीबों के घरों पर हल चलाने वाली उनकी बुद्धि नष्ट नहीं होने वाली। लगता है कि मुंबई इलाके के गैर ब्राह्मण पक्ष गरीबों के लिए कुछ काम करेंगे। कुछ समय तक ये सोचकर गर्व भी महसूस होता रहा है, लेकिन आखिर अनुशासन और संगठन के अभाव में तथा बहती गंगा में हाथ धो लेने, अपना उल्लू सीधा करने की मानसिकता के कारण इस पार्टी की सारी ताकत खत्म हो गई है। श्रेष्ठ कहलाने वाले ब्राह्मण समाज की मगरूर नीति को नेस्तनाबूद करने का उनका इरादा कहीं मिट गया। एक ताकतवर पार्टी का आज का ये हाल गौर करने लायक है। इसलिए हम में से हर किसी को अपनी पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए। अपने नेता की आज्ञा को सिर आंखों पर रखना चाहिए। पार्टी के कार्यक्रम में विश्वास रखते हुए दुगलेबाजी के उस पर अमल करने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। अपना स्वार्थ त्याग बिना देना चाहिए। अपने पक्ष के लिए कुछ मुश्किलें उठानी पड़े तो उठानी चाहिए। अनुशासन के साथ पूरा काम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसीलिए स्वतंत्र लेबर पार्टी में शामिल होने वालों को इन सभी बातों पर गौर करना चाहिए। आज असेंबली में हमारे प्रतिनिधियों की संख्या कम होने के बावजूद असेंबली के अन्य पक्षों को हमारे पार्टी से डर लगता है, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि जन कल्याण की जिन कार्यक्रमों को हमने बनाया उन्हें पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुजन समाज को सुख मिले, उनके साथ अन्याय नहीं हो, ऐसे कानून सत्ताधारी पार्टी से बनवाने चाहिए। अभी हमें जो भी राजनीतिक अधिकार मिले हैं उन पर संतोष करते हुए हमें ज़्यादा हलों के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। कोतवाल, दरोगा, तहसीलदार, सर्कल इंस्पेक्टर, पटवारी आदि के हाथ में सत्ता नहीं है। जिस प्रकार महार सरकारी नौकर होते हैं, इसी प्रकार वे भी सरकारी नौकर हैं। असली सत्ता लोगों के यानी काउंसिल के हाथों में है। इसीलिए आपको सरकारी नौकरों से नहीं डरना चाहिए, उनके कारण या किसी और के कारण। अगर आपको तकलीफ हो, परेशानी हो, तो आपकी शिकायतें दूर करने के लिए आप पर ढोए जा रहे जुल्मों को सार्वजनिक करने तथा उन्हें खत्म करने की स्वतंत्र लेबर पार्टी कोशिश करेगी। इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं। स्वतंत्र लेबर पार्टी की हर जिले में शाखा स्थापन होने वाली है। मेरा बचपन और प्राथमिक शिक्षा इसी जिले में होने के कारण इस जिले में स्वतंत्र लेबर पार्टी की शाखा की स्थापना करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इसी के साथ बाबा साहब का यहाँ पर स्पीच समाप्त हुआ। सम्मानित साथियों, हमने हूबहू बाबा साहब के शब्दों को आपके समक्ष रखा। प्रस्तुतिकरण मैंने किया। मैं हूँ सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चाबाचका, नई दिल्ली। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अस्पृश्यता का कब एहसास होता है और एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसका क्या अर्थ है? बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना क्यों की और अनुशासन और संगठन का क्या महत्व है? इन दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। नियमित डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुनने वाले श्रोताओं को और आंसर देने वाले श्रोताओं को 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय सेमिनार जो कि वाराणसी में होने जा रहा है, उसमें सम्मानित करने की अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की योजना है। डॉक्टर अंबेडकर संदेश ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपकी गरिमामयी उपस्थिति 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो सेमिनार बनारस में आवाज का होने जा रहा है, उसमें आपकी गरिमामयी उपस्थिति अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। इसी आह्वान के साथ आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।